चलिए आज चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। ACTM वॉल्यूम 1 का चैप्टर 3। इसमें हम जनरल बात करेंगे इलेक्ट्रिक रोलिंग स्टॉक की। इलेक्ट्रिक रोलिंग स्टॉक का एक बिल्कुल बेसिक आइडिया लेंगे इसके बारे में। कह सकते हैं कि यहाँ से हमें अगर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को स्टार्ट करना है तो यहाँ से हम मतलब बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं है तो यहाँ से स्टार्ट किया जा सकता है। तो इसमें हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रोलिंग स्टॉक की। इलेक्ट्रिक रोलिंग स्टॉक को मतलब किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। तो इसमें 3 और 4 लेटर का कोड रहता है और उसके बाद फॉलोइंग में सीरियल नंबर रहता है, सीरीज रहता है। तो इसमें जो कोड होता है लोकोमोटिव के लिए उसमें देखा जाता है कि ब्रॉड गेज के लिए जो है W यूज किया जाता है और पहला लेटर अगर कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए WAG है या WAP है, तो उसमें से अगर W है पहला लेटर तो वो इंडिकेट करता है कि वो ब्रॉड गेज के लिए लोकोमोटिव है पहला लेटर। फिर इसके बाद Y अगर पहला लेटर रहेगा तो वो इंडिकेट करता है मीटर गेज को। इसके बाद ये फर्स्ट लेटर की बात हो गई। फर्स्ट लेटर अगर W है तो ब्रॉड गेज और Y है तो मीटर गेज। और फिर सेकेंड लेटर की बात करते हैं। सेकेंड लेटर अगर A है तो वो ये बताएगा कि ये लोकोमोटिव जो है ये AC पावर से चलेगा, AC लोकोमोटिव है। और वही C रहेगा तो हम ये समझेंगे कि वो लोकोमोटिव जो है DC पावर से चलेगा। और CA रहेगा, 2 डिजिट का कॉम्बिनेशन रहेगा तो हम ये समझेंगे कि DC और AC ड्यूअल डिजाइन है इसका, जो कि DC और AC दोनों पर चलेगा। ये टर्म हो गया, सेकेंड लेटर का मीनिंग हो गया। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि जो थर्ड लेटर होता है वो बताता है कि सर्विस किस सर्विस के लिए यूज हो रहा है। पैसेंजर के लिए यूज हो रहा है कि गुड्स सर्विस के लिए यूज हो रहा है। तो अगर गुड्स के लिए यूज हो रहा है तो उसमें G रहता है थर्ड लेटर, और पैसेंजर के लिए यूज होता है तो वो थर्ड लेटर जो है P होता है। इस तरह से पहचानने का तरीका है। और वही अगर थर्ड लेटर M रहेगा तो ये मिक्स्ड ट्रैफिक लोको रहेगा, मतलब वो गुड्स में भी यूज होता है और पैसेंजर ट्रैफिक में भी यूज होता है। इसके बाद अगर S रहता है तो शंटिंग लोको उसको बोलते हैं। और मल्टीपल यूनिट स्टॉक को हम U से डिनोट करते हैं। तो ये कुछ टर्म है, क्लासिफिकेशन इस तरह से किया गया है लोकोमोटिव का। अलग अलग लोकोमोटिव है तो हम कैसे पहचानेंगे, उसको आइडेंटिफाई करने में सुविधा हो, इसके लिए एक नोमेनक्लेचर किया गया है, कोड दिया गया है। फिर इसके बाद जो लास्ट में जो सीरियल रहता है, जो न्यूमेरिक लेटर रहता है, न्यूमेरिक नंबर रहता है, वो ये बताता है कि उस लोकोमोटिव का एडिशन कौन सा है। एडिशन कह सकते हैं या सीरीज़ कह सकते हैं, कौन सा वर्जन है। जैसा कि हम देखते हैं WAG1, WAG5, WAG6, WAG7, WAG7H, WAG9, इस तरह से इसका नया नया एडिशन जो है लोकोमोटिव का जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ वैसे वैसे आता गया। अभी हम WH9H और WH9HC तक पहुंच गए हैं। जिस तरह का हमारा रिक्वायरमेंट था, जो पहले वाले लोको में डिमेरिट थी, उसको इम्प्रूव करके नए लोको आते गए। तो ये बेसिक आइडिया एक हुआ कि लोकोमोटिव का नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है उसके अलग अलग जो पार्ट हैं, इक्विपमेंट जो लगे हुए हैं, उसको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला इक्विपमेंट को समझते हैं पेंटोग्राफ के बारे में। ये पेंटोग्राफ क्या है, तो पेंटोग्राफ के बारे में बता रहे हैं। फॉर कलेक्टिंग पावर फ्रॉम 25 kV AC कॉन्टैक्ट वायर। हमारा ट्रैक्शन सप्लाई सिस्टम जो है, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, ट्रैक्शन के लिए जो सप्लाई होती है, वो 25 kV AC सप्लाई सिस्टम है।
और कॉन्टैक्ट और कैटनरी का कम्बिनेशन है। अब इससे हमें इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए एक ऐसा मैकेनिज़्म चाहिए, कंटिन्यूअस कंटिन्यूटी बना रहे, जिससे कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो है रनिंग लोगों को जो कुछ रोलिंग स्टॉक मेरा रनिंग कंडीशन में है उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलता रहे। इसके लिए एक ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए कि प्रॉपर इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी बना रहे। तो उस अरेंजमेंट को, उस इक्विपमेंट को हम पेंटोग्राफ बोल सकते हैं। पेंटोग्राफ जो होता है लोगों के रूप पे होता है, और हम किसी पर्टिकुलर पेंटोग्राफ की अगर बात करें, अगर AM12 पेंटोग्राफ की बात करें, तो इंडियन रेलवे में AM12 पेंटोग्राफ जो एडॉप्ट होता है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में, तो मतलब इसका जो है कई वर्जन कह सकते हैं होता है। करंट कलेक्टर का जो वर्जन होता है स्टील स्ट्रिप भी हो सकता है, कार्बन का स्ट्रिप भी हो सकता है। तो वो स्ट्रिप जो है मेनली करंट कलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बाकी के पेंटोग्राफ के एक्सिलरीज हैं जो पेंटोग्राफ को रेज और लोअर होने में सहायता प्रदान करते हैं। तो ये AM12 पेंटोग्राफ जो है वो मतलब 140 kmph तक के लिए डिज़ाइन है कि 140 kmph स्पीड तक हम इसको यूज कर सकते हैं, इस पेंटोग्राफ को। तो हमारा पूरा सिस्टम कैसा है कि हमारा पेंटोग्राफ के थ्रू इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी और कह सकते हैं कनेक्शन बना, और वहाँ से करंट कलेक्शन हुआ, मतलब इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी एक तरह से बनी लोकोमोटिव का OHE से। फिर इसके बाद हमारा जो है वो सप्लाई जो है ट्रांसफार्मर में आया, और इस तरह से ट्रांसफार्मर जो है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के अंदर जो लगा है होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, और उसमें से भी देखा जाए तो सेकेंडरी में अलग अलग सेट कह सकते हैं वाइंडिंग का रहता है। वो भी डिपेंड करता है ये सारी बातें कि किस टाइप का लोकोमोटिव है। आगे उस चीज़ को और डिटेल में पढ़ेंगे जब उसके दूसरे पार्ट पे जाएंगे, ट्रांसफार्मर पे। अभी पेंटोग्राफ की बात कर रहे हैं, तो AM12 की बात की हमने कि 140 kmph इसका अपर लिमिट होता है, स्पीड का मैक्सिमम स्पीड होता है, उस पर हम यूज कर सकते हैं। और इसके बाद जो कुछ नई टेक्नोलॉजी है जो आजकल अडॉप्ट की गई है नए पेंटोग्राफ में, वो है हाई रिच पेंटोग्राफ के बारे में बता रहा है कि हाई रिच पेंटोग्राफ में 2 नए फीचर्स ऐड किए गए हैं। 2 नए फीचर्स क्या क्या है, वो ADD एक बोलते हैं, ऑटो ड्रॉपिंग डिवाइस, और दूसरा है ओवर रीच डिटेक्शन, ORD। हाई रिच पेंटोग्राफ में जो एक फीचर गया है ऑटो ड्रॉपिंग डिवाइस का, उसका क्या महत्व है उसको समझते हैं। कि जब जैसे ऑटो ड्रॉपिंग डिवाइस वर्ड से ही समझना है, मतलब इस जो टर्म है उसी से समझ लेना है कि ऑटो ड्रॉपिंग डिवाइस का क्या मतलब है। जैसे कि जब पेंटोग्राफ में किसी भी तरह का ग्रुप्स बन गया या पेंटोग्राफ डैमेज हो गया, उस स्थिति में मतलब ये ऑटो ड्रॉपिंग डिवाइस जो है OHE को फर्दर डैमेज होने से बचाने के लिए वो पेंटोग्राफ लोअर हो जाएगा। ये फीचर होता है मतलब ऑटो ड्रॉपिंग डिवाइस का, है ना। दूसरा है ऑटो रीच ओवर रीच डिटेक्शन। ओवर रीच डिटेक्शन क्या है कि अगर मेरा पेंटोग्राफ किसी कारणवश वैसे पोर्शन में चला गया जहाँ पे अनवायर्ड सेक्शन है, मतलब OHE नहीं है, तो उस चीज़ को वो सेंस कर लेगा, ओवर रीच डिटेक्शन जो होता है, और फिर वहाँ पे भी पेंटोग्राफ की सुरक्षा के लिए वो लोअर हो जाएगा। तो ये 2 जो है इम्पोर्टेंट फीचर्स दिए गए हैं अपडेटेड जो पेंटोग्राफ है उनमें। एक OHE की सुरक्षा कर लेता है, मतलब पेंटोग्राफ डैमेज होने की स्थिति में फर्दर OHE का डैमेज ना हो उससे बचा लेता है, और
ओवर रीच डिटेक्शन जो है, किसी कारणवश अगर अनवायर्ड सेक्शन में हमारा लोकोमोटिव इंटर कर जाता है तो उस स्थिति में ओवर रीच डिटेक्शन रोल में आता है और पेंटोग्राफ को लोअर कर देता है। तो ये एक बेसिक आइडिया है मतलब पेंटोग्राफ के बारे में। बाकी इसके बहुत सारे डिटेल्स हैं, जब हम इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव पढ़ेंगे और ग्रुप में से जो भी इसके अच्छे जानकार हैं वो बताएंगे इसके बारे में डिटेल्स में। हम अभी इस चीज़ को बहुत ब्रीफ में इस चीज़ को समझ रहे हैं, हर एक इक्विपमेंट को, कि लोकोमोटिव के अंदर क्या क्या पार्ट है और उसका बेसिक इम्पोर्टेंस क्या है। इसके बाद बात करते हैं दूसरा सर्किट ब्रेकर की। जो लोकोमोटिव के अंदर, ये जितने सारे इक्विपमेंट अभी पढ़ेंगे हम लोकोमोटिव के अंदर लगे हुए इक्विपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो सर्किट ब्रेकर की बात कर रहे हैं अभी। तो सर्किट ब्रेकर जो है, जो बेसिकली पहले जो सर्किट ब्रेकर यूज होता था वो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर यूज होता था। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का मतलब हुआ कि उसमें जो है, सर्किट ब्रेकर का मतलब ये होता है कि हम एक कंटिन्यूटी बनी हुई सर्किट को जहाँ पे करंट फ्लो हो रहा होता है उसको हम ब्रेक करते हैं, मतलब सर्किट को ओपन करते हैं एक तरह से। तो सर्किट को ओपन करेंगे जहाँ करंट फ्लो हो रहा होता है, तो वहाँ पे एक बहुत जैसे, और वो भी हाई वोल्टेज सर्किट को, तो वहाँ पे एक हेवी फ्लैश होता है, हाई आर्क प्रोड्यूस होता है। तो ऐसे में जब ऐसा जब भी करते हैं तो उस आर्क को क्विंच करने के लिए, मतलब उस आर्क को वो करने के लिए, मतलब बुझाने के लिए कह सकते हैं, एक ऐसा मीडियम होना चाहिए कि जब भी सर्किट ब्रेक हो उस स्थिति में जब आर्क हो उसको क्विंच करने के लिए कोई मीडियम हो। तो जहाँ वो आर्क क्विंचिंग मीडियम एयर होता है वो उसको बोलते हैं हम एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का डिमेरिट ये था। हाँ गौतम जी बताइए। तो एयर ब्लास्ट का ये था कि हवा में जो है खुलता था और क्लोज होता था। जो सर्किट ब्रेकर था उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं था, एयर में ही खुली अवस्था में क्लोज होता था होता, जिससे कि हमारा सर्किट ब्रेकर डैमेज होता था। नहीं, वहाँ जो आर्क क्विंचिंग मीडियम है वो एयर ही है एक्चुअल में। मतलब जो आर्क प्रोड्यूस होता है वो उसको क्विंच करने का काम जो है एयर करता है। एयर ब्लास्ट सर्किट में, मतलब एयर ब्लास्ट का मतलब कि हेवी एयर उस पर्टिकुलर पोर्शन में जहाँ पे आर्क पैदा हो रहा है वहाँ पे उस तरह का एयर जो है उसको क्विंच कर लेता था, इसलिए उसको एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर बोलते थे। उसका डिमेरिट ये था कि उसमें नंबर ऑफ इक्विपमेंट जो है बहुत ज़्यादा थे और बहुत वो लेंदी टाइप का, मतलब एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर था। और उसके नंबर ऑफ ऑपरेशंस कंपेरेटिवली देखा जाए वैक्यूम सर्किट ब्रेकर से, तो मतलब अपर लिमिट की इतना ऑपरेशन के बाद उसका पीओएच करना कंपलसरी है या फिर वो मतलब आउट ऑफ सर्विस हो जाएगा। तो ये चीज़ था उसमें, मतलब एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का डिमेरिट ये था कि लिमिटेड स्विचिंग ऑपरेशन था और उसमें नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स, मतलब पार्ट्स ज़्यादा होने की वजह से उसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा लगता था। तो बाद में आया वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में जो है, जो उसके पार्ट्स हैं वो रिड्यूस होकर 260 हो गए। वही देखा जाए तो बता रहा है कि 735 पार्ट्स थे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में। तो कई गुना मतलब जो पार्ट्स हैं वो घट गए वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में। जब पार्ट्स घट जाएंगे तो उसका साइज़ भी कम हो जाएगा उस इक्विपमेंट का, और जितना ही पार्ट्स कम रहेंगे उतना ही उसको कम मेंटेनेंस चाहिए होगा। इसके अलावा नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो है वो काफ़ी बढ़ गए, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गए एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के कंपैरिजन में। यहाँ क्या है, वैक्यूम है, मतलब आर्क क्विंचिंग करने के लिए जो मीडियम है वो वैक्यूम है। वैक्यूम के अंदर जो है आर्क को क्विंच किया जा रहा है, इसलिए वैक्यूम सर्किट ब्रेकर इसको बोलते हैं। तो ये देखा गया है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में कि पीओएच और आईओएच का जो शेड्यूल है, मतलब वो
एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के कंपैरिजन में काफ़ी बढ़ गया, मतलब काफ़ी टाइम के बाद करना पड़ता था वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के केस में। और आज की डेट में ज़्यादातर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव हो और चाहे ये अपने टीआरडी के अंदर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर ही यूज होता है। बीच में SF6 का प्रचलन में था यूज, SF6 VM और सर्किट ब्रेकर यूज होता था, लेकिन उसमें भी कुछ फेलियर ज़्यादा थे और गैस लीकेज की समस्या थी, इसलिए उसको भी रिडंडेंट अभी कर दिया गया। वो अभी यूज में नहीं है। ज़्यादातर अभी रेलवे के अंदर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर ही यूज होता है। तो ये बात हो गई वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की। दूसरा एक मेरिट ये भी था वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का कि इसका जो टाइम था, मतलब ऑपरेशन टाइम, वो कम था, मतलब फास्ट था, स्विचिंग ऑपरेशन इससे फास्ट होता था। ये एक मेरिट था वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का। तो ये सर्किट ब्रेकर की बारे में अपन थोड़ा समझें। अगला इक्विपमेंट है ट्रांसफार्मर। जैसे ट्रांसफार्मर जो है, पावर ट्रांसफार्मर जो हम यूज़ करते हैं, वो 25 kV सिंगल फेज AC लेता है इनपुट के रूप में कॉन्टैक्ट वायर से पेंटोग्राफ के थ्रू, और फिर इसको स्टेप डाउन करता है। और स्टेप डाउन करने के बाद व्हीकल्स को जितना वोल्टेज रिक्वायर्ड है, जिस मतलब कैटेगरी का कह सकते हैं लोकोमोटिव है, उस हिसाब से वोल्टेज रेंज बनाया जाता था। और फिर इसके बाद व्हीकल्स को उतना वोल्टेज पे चलाया जाता था। तो इसमें ये देखा गया है कि जैसे आपका अलग अलग सीरीज़ का लोकोमोटिव आया, तो सब में सबका अपना अपना रेंज है अलग अलग, कि वोल्टेज का रेंज किसका कितना रहना चाहिए। तो जैसे इसमें डिस्कस बता रहा है कि WAG1 लोकोमोटिव है, तो उसके लिए 3000 kVA का जो है ट्रांसफार्मर लगता था। और WAG1 के लिए 3000 kVA का, और WAG4 के लिए 3460 kVA का। इस तरह से WAG5 और WAP1 के लिए 3900 kVA का। तो जैसे जैसे हमारा लोकोमोटिव पावरफुल होता गया, वैसे वैसे हाइयर रेटिंग के ट्रांसफार्मर की नीड होती गई। तो मेन जो वाइटल इक्विपमेंट कह सकते हैं लोकोमोटिव के अंदर, ट्रांसफार्मर एक वाइटल इक्विपमेंट है, क्योंकि ट्रांसफार्मर ही ट्रांसफार्मर ही एक तरह से कह सकते हैं सोर्स है। जो भी एनर्जी का सोर्स है वो ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर से एडेक्वेट मतलब रेटिंग का वोल्टेज क्रिएट किया जाता है, और फिर इसके बाद ट्रैक्शन मोटर को दिया जाता है। जनरली हम बात करेंगे तो ट्रांसफार्मर जो है उसका सिंगल फेज आउटपुट जो होता है अलग वोल्टेज लेवल का, उसको हम फिर कन्वर्टर से DC में कन्वर्ट करते हैं। और DC में कन्वर्ट करने के बाद में हम DC सीरीज़ मोटर को, जो कन्वेंशनल हमारा लोकोमोटिव है उसमें DC सीरीज़ मोटर हुआ करता था, तो उसको DC सीरीज़ मोटर के लिए DC सप्लाई बना के उसको देते थे। फिर उसमें एक्सिलरी भी चाहिए। तो एक्सिलरी के रूप में जो भी ब्लोवर हो या पंप हो या और भी जो भी इक्विपमेंट है, कूलिंग फैन, ब्लोवर, पंप, इन सब को चलाने के लिए भी किसी पर्टिकुलर नेचर की सप्लाई चाहिए, क्योंकि हमारा लोकोमोटिव जो है रनिंग कंडीशन में है, उसका टेम्परेचर लगातार हाइयर टेम्परेचर बना रहता है, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर से ज़्यादा रहता है। और हमारा ट्रैक्शन मोटर भी है जो मतलब रनिंग कंडीशन में उसकी इफ़िशियंसी को बनाए रखने के लिए उसको कूल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए एक्सिलरी की ज़रूरत पड़ती है। तो एक्सिलरी जो नॉर्मली जो होता है, यहाँ 415 वोल्ट 3 फेज़ की एक्सिलरी चाहिए होता है। मतलब
एक्सिलरी को इतना सप्लाई चाहिए होता है 415 वोल्ट 3 फेज़ की। तो ये सप्लाई कैसे बनाया जाता है? एक्सिलरी के लिए सप्लाई बनाने का जो पहले मैकेनिज़्म था वो आर्नो कन्वर्टर था और फिर बाद में एसआईवी युक्त लोगो आ गया। आर्नो कन्वर्टर का मतलब मीनिंग ये है कि जैसे सिंगल फेज़ वो इनपुट के फॉर्म में लेता था, आर्नो कन्वर्टर को कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे हमारा सिंगल फेज़ सीलिंग फैन जो होता है वो सिंगल फेज़ होता है, लेकिन वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। तो सेल्फ स्टार्टिंग उसको कैसे बनाते हैं? सेल्फ स्टार्टिंग इस तरह से बनाते हैं कि उसमें सिंगल फेज़ को का एक एक्सिलरी वाइंडिंग तैयार करते हैं और उस वाइंडिंग में फेज़ स्प्लिट कर देते हैं। फेज़ स्प्लिट कर देने से क्या होता है, फॉरवर्ड टॉर्क और बैकवर्ड टॉर्क में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और वही डिफरेंस जो होता है स्टार्टिंग टॉर्क दे देता है। तो सिंगल फेज़ जो इंडक्शन मोटर सीलिंग फैन के रूप में यूज होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग हो पाता है, वरना सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, उसका स्टार्टिंग टॉर्क 0 होता है क्योंकि फॉरवर्ड टॉर्क और बैकवर्ड टॉर्क इक्वल और अपोजिट नेचर का होता है। तो वहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है और स्टार्टिंग टॉर्क 0 हो जाता है। तो वो फेज स्प्लिट कैसे करते हैं? तो हम कैपेसिटर लगा देते हैं। तो एक्सिलरी वाइंडिंग में कैपेसिटर लगा देने से फेज स्प्लिट हो जाता है और नेट टॉर्क हमें स्टार्टिंग में मिल जाता है। कुछ इसी तरह का मतलब प्रोविज़न मतलब कुल मिलाकर आर्नो में भी कह सकते हैं कि ऐसा ही रहता है कि फेज जो है इनपुट के रूप में सिंगल फेज ही रहता है, लेकिन उसकी सर्किटरी कुछ इस तरह से मतलब बनाई जाती है कि वहाँ भी फेज स्प्लिटिंग होके मतलब आउटपुट जो है 3 फेज मिलता है। आर्नो को थोड़ा डेप्थ में समझेंगे तो कुल मिला के यही एक इलेक्ट्रिकल प्रोविज़न होता है उसमें कि मतलब फेज स्प्लिटिंग की वजह से जो है अलग अलग मतलब स्टेप में वो फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाने की वजह से 3 फेज आउटपुट मिलता है जो कि 415 वोल्ट 3 फेज होता है और उसी से सारे एक्सिलरीज जो है लोकोमोटिव के अंदर जो कन्वेंशनल लोकोमोटिव है वो चलता है। इसके बाद आर्नो की जब हम बात कर ले कि आर्नो का ये आउटपुट मिल गया 3 फेज 415 वोल्ट, उससे एक्सिलरी चल रहे हैं। तो आर्नो के बाद में आया एसआईवी कन्वर्टर। एसआईवी कन्वर्टर जो है आर्नो कह सकते हैं एक टोटली इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट था, है ना। आर्नो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट था, लेकिन एसआईवी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट भी कह सकते हैं। तो मतलब एसआईवी में क्या होता है कि वहाँ पे कन्वर्टर के रूप में जो कह सकते हैं मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट लगे हुए हैं जो आपको पहले तो एसी सिंगल फेज एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसके बाद में उस डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए पूरा उस तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट लगा हुआ है जो 3 फेज डीसी में कन्वर्ट करके और 415 वोल्ट 3 फेज डीसी वहाँ से बना रहा है। तो ये पूरा एसआईवी यूनिट का काम है कि मतलब किस तरह से 415 वोल्ट डीसी 415 वोल्ट 3 फेज एसी बनाता है। तो वो एक एसआईवी युक्त हो गया लोगों और एक आर्नो बेस्ड हो गया। तो ये दो मेनली कन्वेंशनल लोकोमोटिव की बात करी जाए तो दो तरह के लोकोमोटिव हुआ करते थे। आर्नो बेस्ड जिसमें एक्सिलरी कन्वर्टर जो होता था आर्नो बेस्ड होता था और दूसरा जो है एसआईवी युक्त लोगो होता था। कुल मिला के पर्पज़ यही था कि हमको एक्सिलरी को चलाने के लिए 415 वोल्ट 3 फेज एसी चाहिए। पुराना जो सिस्टम था आर्नो का था, बाद में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट से नई नई जो डिवाइसेस बनती गई तो इसके बाद में एसआईवी युक्त लोगो आया। फिर इसके बाद ये चीज़ कहाँ तक हो पाया कि 415 वोल्ट 3 फेज एसी तक हो पाया। फिर इसके बाद और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में डेवलपमेंट हुआ तो उससे हायर वोल्टेज रेंज के को क्रिएट करने के लिए, जैसे मान लीजिए हम जैसा
बात करते हैं 2180 वोल्ट जो है ट्रैक्शन मोटर को देते हैं 3 फेज़ में। ट्रैक्शन मोटर को हम इनपुट को जो करते हैं वो 2180 वोल्ट 3 फेज़ एसी होता है। तो वो कैसे हो पाया? जब उससे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलप हुआ कि उस वोल्टेज लेवल तक जाके और कन्वर्जन कर पाए कि एसी को डीसी में और फिर डीसी लिंक को जोड़ दो और फिर डीसी लिंक वोल्टेज को फिर 3 फेज़ एसी में 2180 वोल्ट तक। तो उस लेवल के उस हायर वोल्टेज लेवल के जब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का ये इन्वेंशन हुआ तो ये पॉसिबल हो पाया कि उस तरह के इक्विपमेंट मतलब जीटीओ और आईजीबीटी की बात कर रहे हैं। जीटीओ और आईजीबीटी के डेवलपमेंट होने के बाद हम 3 फेज़ की तरफ बढ़ गए। मतलब हमारा जो है उस वोल्टेज रेंज तक हम पहुंच गए कि हम 2180 वोल्ट या 3000 वोल्ट तक भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से क्रिएट कर ले रहे हैं 3 फेज़। और फिर इसके बाद डायरेक्टली हम ट्रैक्शन मोटर को फीड कर पा रहे हैं। इसके अलावा नई टेक्नोलॉजी जो थी वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का, उसका एक बहुत बड़ा रोल है कि हम डीसी सीरीज़ मोटर से थ्री एसिंक्रोनियस मतलब कह सकते 3 फेज़ इंडक्शन मोटर की तरफ बढ़ गया। क्योंकि डीसी सीरीज़ मोटर को हम पहले यूज इसीलिए करते थे कि उसका मतलब फीचर ये था, उसका एडवांटेज ये था कि स्टार्टिंग टॉर्क उसमें बहुत ज़्यादा मिलता था डीसी सीरीज़ मोटर में। लेकिन दूसरी तरफ उसका डिमेरिट ये था कि वो काफ़ी मेंटेनेंस रिक्वायर्ड था उसमें डीसी सीरीज़ मोटर में, क्योंकि उसके जो कुछ इक्विपमेंट थे जैसे कम्यूटेटर हो गए, ब्रशेज़ हो गए, कार्बन ब्रश, तो वो टाइम के साथ डैमेज हो जाते थे तो उसको रिप्लेस करना पड़ता था। ये सब परेशानी थी। और उसका साइज़ देखा जाए सेम कैपेसिटी के डीसी सीरीज़ मोटर और उसी कैपेसिटी के एसी सीरीज़ मोटर का तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता था साइज़ और स्पेस ज़्यादा लेता था। तो वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एक टेक्नोलॉजी थी और दूसरी टेक्नोलॉजी थी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इन दो टेक्नोलॉजी के इमर्जेंस के साथ ही हम 3 फेज़ इंडक्शन मोटर को जो है इसमें इस्तेमाल कर पा रहे हैं एसी लोकोमोटिव में। जैसा कि अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था, इस चीज़ को मैंने भी फिर वेरीफाई किया कि जो 3 फेज़ इंडक्शन मोटर होता है उसका स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है कैसा होता है, तो देखा जाए तो लो ही होता है, स्टार्टिंग टॉर्क लो होता है और इस वजह से हम डायरेक्टली उसको नहीं यूज कर पा रहे थे पहले लोकोमोटिव के अंदर। लेकिन अभी जो है वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का जो टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से और ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से ही आया। देखा जाए तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के इन्वेंशन से और उसके इस्तेमाल की वजह से ही हम वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कर पाते हैं और इस वजह से हम टॉर्क भी स्टार्टिंग टॉर्क भी कह सकते हैं बढ़ा पाते हैं 3 फेज़ इंडक्शन मोटर का। तो 3 फेज़ इंडक्शन मोटर पावरफुल तो था ही, लेकिन उसमें स्टार्टिंग ट्रैक्शन सिस्टम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है स्टार्टिंग टॉर्क। क्योंकि किसी भी ट्रैक्शन को रुकना है और फिर चलना है, रुकना है फिर चलना है, तो वैसे साधन के लिए मतलब आपको एक ऐसे मोटर की ज़रूरत थी जिसमें स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा हो। जनरली 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में नहीं होता है, लेकिन ये सिस्टम जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी की वजह से ये पॉसिबल हो पाया कि हम स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा क्रिएट कर पाते हैं। तो ये चीज़ है। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना हो तो बताएं या कुछ एरर हो इस अभी तक के मेरे एक्सप्लेनेशन में तो कुछ उसको करेक्ट करें। जुमर जी, ये वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के बारे में आप कुछ विशेष बताना चाहें तो बता सकते हैं, क्योंकि आप लोग जितना चाहिए बोल दिया। हाँ, लोको बैकग्राउंड के हैं तो आप लोग को इसके बारे में और हो सकता है आइडिया होगा। लेकिन मैं जहाँ तक इस चीज़ को समझ पा रहा हूँ
बाकी इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो और चीज़ें निकल के आएंगी बाद में। हाँ राहुल जी बताइए। एसआईवी और आरनो के पर थोड़ा सा बताइए सर। देखिए हाँ कंफ्यूजन है थोड़ा सा। हाँ मैं बता रहा हूँ। आर्नो एक तरह से कन्वर्टर है, वो भी एक कन्वर्टर ही है, आर्नो कन्वर्टर और एसआई कन्वर्टर। तो दोनों को अलग अलग से हम बताने की कोशिश करते हैं कि आर्नो कन्वर्टर क्या है। आर्नो कन्वर्टर एक तरह से जो है ना, वो केवीए रेटिंग होता है एक्चुअल में उसका, और वो सिंगल फेज इनपुट लेता है और उसकी सर्किटरी इस तरह से बनाई जाती है। जैसे अब देखे होंगे कि ट्रांसफार्मर के अंदर फेज सीक्वेंस का एक फेजर होता है, फेज सीक्वेंस होता है। जैसे फेजर डायग्राम जो हम पढ़ते हैं ट्रांसफार्मर का, कि अलग अलग जैसे स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार इस तरह से फेजर बनाते हैं, वैसे ही आर्नो कन्वर्टर के अंदर भी होता है कुछ। तो वो अलग अलग फेजर के थ्रू फेज के थ्रू हम क्या करते हैं, उसके सर्किटरी को इस तरह से बनाते हैं कि वहाँ पे 120 डिग्री का फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और जो सिंगल फेज हमारा होता है वो 3 फेज के रूप में आउटपुट के रूप में मिलता है। सिंगल फेज में क्या होता है कि हमारा जो वोल्टेज है वो एक एक ही फेज में है, और 3 फेज में क्या है, 120 डिग्री से एक फेज दूसरे फेज से लीड करता है या लैग करता है ना। तो 360 डिग्री के साइकिल में चलता है 3 फेज में, है ना। 360 डिग्री के साइकिल में तो वो कैसे पॉसिबल हो पाता है, तो सर्किटरी से पॉसिबल हो पाता है। उस तरह का सर्किट डिज़ाइन होता है कि हम सिंगल फेज आउटपुट देंगे और फिर उस तरह के फेजर बनाएंगे, तो हमारा आउटपुट के रूप में जो मिलेगा वो 3 फेज 415 वोल्ट आउटपुट मिलेगा। और जो ये आर्नो का इनपुट रहता है वो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड से लिया जाता है। आर्नो का जो इनपुट होता है वो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड से लिया जाता है। सेकेंडरी में वो सेकेंडरी वाइंडिंग रहता है। तो उस तरह से आर्नो कन्वर्टर के थ्रू थ्री फेज क्रिएट किया गया। और वो 3 फेज से जितने भी 3 फेज के एक्सिलरीज हैं, जैसा कि मैंने बताया, ब्लोअर हो गया, ट्रांसफार्मर ऑयल पंप हो गया, और भी जो भी एक्सिलरीज हैं, तो उन सबको रन कराया जाता है उस वोल्टेज लेवल से, है ना। और उसी तरह अब एसआई कन्वर्टर है। एसआई कन्वर्टर से क्या है, स्टैटिक इन्वर्टर भी बोलते हैं, एसआई यूनिट या स्टैटिक इन्वर्टर कहते हैं। तो उसमें क्या है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया गया। जैसे आप जानते हैं कि एसआर जो होता है, एसआर जो होता है लाइन कन्वर्ट मतलब ट्रैक्शन कन्वर्टर जो होता है, ट्रैक्शन कन्वर्टर में क्या होता है, ट्रैक्शन कन्वर्टर के लिए जो है चार जो वाइंडिंग होती है वो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में जो होती है, फिर पहले उस सिंगल फेज एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। डीसी में कन्वर्ट हो गया, फिर इसके बाद एसआर के 3 पार्ट होते हैं, एक लाइन कन्वर्टर, फिर डीसी लिंक और ड्राइव कन्वर्टर। तो लाइन कन्वर्टर का जो इनपुट होता है वो सिंगल फेज इनपुट होता है, उसका आउटपुट डीसी हो गया, फिर वो डीसी लिंक से जाके मिल जाता है। और डीसी लिंक क्या होता है, एक कैपेसिटर बैंक और फिल्टर वगैरह का पूरा मैकेनिज्म में मतलब पूरा सिस्टम होता है। फिल्टर इसलिए कि उस डीसी में कुछ ऐसी रिपल्स है उसको रिमूव करे, और एक कैपेसिटर बैंक की तरह इसलिए क्योंकि हमारा आउटपुट चाहिए जो फिक्स्ड आउटपुट चाहिए, तो वो काम डीसी लिंक करता है ना। और फिर उस डीसी लिंक के आउटपुट को दिया जाता है ड्राइव कन्वर्टर को। ड्राइव कन्वर्टर में क्या है, जीटीओ बेस्ड ड्राइव कन्वर्टर हो सकता है आज की डेट में, या आईजीबीटी बेस्ड ड्राइव कन्वर्टर हो सकता है। तो उस डीसी लिंक वोल्टेज को उस वो ड्राइव कन्वर्टर जो है 3 फेज मतलब 3 फेज में कन्वर्ट कर देता है। और वोल्टेज रेंज जो होता है ड्राइव कन्वर्टर का वो 2180 वोल्ट होता है 3 फेज में, है ना।
तो उसी तरह एसआई यूनिट भी काम करता है। एसआई यूनिट में भी वैसा ही होता है। आपका जो है सिंगल फेज एसी है, सिंगल फेज एसी को वो डीसी में कन्वर्ट करता है, और डीसी में कन्वर्ट करने के बाद में वो 415 वोल्ट 3 फेज एसी, वो पूरा यूनिट एक रहता है। एसआई यूनिट का मतलब होता है इन्वर्टर कन्वर्टर यूनिट होता है। कन्वर्टर जनरली रेक्टिफायर को बोलते हैं। रेक्टिफायर जो होता है वो एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है, और इन्वर्टर जो होता है डीसी से एसी में कन्वर्ट करता है। लेकिन रेक्टिफायर और इन्वर्टर को कॉमनली कई बार लोग कन्वर्टर भी कह देते हैं। ये दोनों कन्वर्ट करने का काम करते हैं। एक एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, एक डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो ये कंप्लीट जो यूनिट होता है उसको एसआई यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आर्नो बेस्ड लोकोमोटिव की बात हो गई, और एसआई यूनिट बेस्ड लोकोमोटिव की बात हो गई। ये एक्सिलरीज की बात हो रही थी अभी तक। अब हमारा जो मेन सप्लाई सिस्टम हम दे रहे हैं जो, वो ट्रैक्शन मोटर को दे रहे हैं। तो ट्रैक्शन मोटर को सप्लाई जो है वो ज़्यादा चाहिए। एक्सिलरी को ही जब 415 वोल्ट चाहिए, जो उस मेन इक्विपमेंट को ठंडा करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए जो है 415 वोल्ट चाहिए। तो जो एक्चुअल इक्विपमेंट है, जो हमारा ट्रैक्शन मोटर है, वो एक तरह से बैकबोन है लोकोमोटिव का। उसी से तो सब कुछ हो रहा है। तो उसका वोल्टेज रेंज और ज़्यादा होगा, तो उसके लिए एडवांस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट चाहिए। और बाद में जो डिस्कवर हुआ वो जीटीओ और आईजीबीटी के रूप में हुआ। तो उस जीटीओ और आईजीबीटी के जैसे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके जो है 3 फेज लोकोमोटिव डिज़ाइन किया गया। सबसे पहले एबीबी ने डिज़ाइन किया। एबीबी जैसी स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है, तो उसी से इंपोर्ट किया गया था इंडिया में इस लोकोमोटिव को। और फिर इसके बाद अपने यहाँ के सिस्टम के हिसाब से उसको मॉडिफाई किया गया। और लेकिन बेसिक फंडामेंटल जो है वो वही है जो एबीबी ने इनिशियली दिया था। CLW में ये चीज़ आया था। CLW में ये यहाँ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे कैसा लोडिंग है, यहाँ पे कैसा ट्रैफिक है, पैसेंजर में कैसा चाहिए, उसके हिसाब से यहाँ पे थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके और फिर इस चीज़ का टेक्नोलॉजी एक तरह से मतलब लिया गया वहाँ से, स्विट्ज़रलैंड से। तो बेसिक जो है 3 फेज़ का वो वहीं से एक तरह से आया था, एबीबी से। फिर इसके बाद इसको अपने अपने हिसाब से मॉडिफाई करके यहाँ यूज़ किया जाने लगा। ये हम ट्रांसफार्मर की बात कर लिए। ट्रांसफार्मर जो है लोकोमोटिव के अंदर, किस लोकोमोटिव के लिए कितना ट्रांसफार्मर जो है 3000 kVA से शुरू हुआ, और आज की डेट में 3 फेज़ में देखा जाए तो 77775 ऐसा कुछ, 7475, 7775, इस तरह से इस रेंज के, इस रेटिंग के ट्रांसफार्मर यूज हो रहे हैं अभी। WAP5 में 7475, और उसके मॉडिफाइड में भी जिसमें डबल होटल लोड कन्वर्टर लगा रहता है, उसमें 7775। शैलेंद्र जी बताइएगा, इसको 7775 है ना कुछ इसका? WAP5 का जो ड्यूअल होटल लोड कन्वर्टर वाला है, उसके ट्रांसफार्मर का रेटिंग क्या बोल रहे हैं सर? जो WAP5 के ड्यूअल, जिसमें डबल होटल लोड कन्वर्टर है, उसके ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी 77775। हाँ, तो 77775 तक पहुंच गए हैं। हम स्टार्ट किए थे 3000 kVA से, जो कि WAG1 में यूज हुआ करता था, और अभी 77775 kVA के ट्रांसफार्मर यूज हो रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे अपडेट होती गई उस हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ती गई। फिर इसके बाद हम बात करते हैं टैप चेंजर की, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, खास करके
कन्वेंशनल लोकोमोटिव के पर्सपेक्टिव से टैप चेंजर का बहुत ही महत्व है। तो यहाँ टैप चेंजर की जो हम बात करते हैं कन्वेंशनल लोकोमोटिव में, वो कैसा टैप चेंजर होता है? ऑनलाइन टैप चेंजर होता है कि ऑन लोड टैप चेंजर होता है कि ऑफ लोड टैप चेंजर होता है? इसको बताएंगे आप लोग। जो लोकोमोटिव के अंदर टैप चेंजर लगा रहता है ट्रांसफार्मर के अंदर, वो टैप चेंजर ऑन लोड टैप चेंजर होता है कि ऑफ लोड टैप चेंजर होता है? गौतम जी बताएंगे। ऑन लोड। राइट, ऑन लोड होता है। ये सर ऑन लोड होता है। हाँ, ऑन लोड टैप चेंजर होता है। ऑफ लोड करने का कोई मीनिंग ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमारा लोकोमोटिव रनिंग में है, जैसे जैसे नोच दे रहे हैं, नोच देने का मतलब होता है एक तरह से टैप चेंज कर रहे हैं, है ना। टैप चेंज हमको करना पड़ता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो ऑन लोड टैप चेंजर होता है। और ऑन लोड टैप चेंजर के लिए स्पेशल पूरा अरेंजमेंट करना पड़ता है, क्योंकि ऑन लोड मतलब टैप चेंजिंग का मतलब क्या, सर्किट ब्रेक कर रहे हैं और फिर मेक कर रहे हैं। जैसे टैप चेंज कर रहे हैं तो एक पार्ट ऑफ सर्किट से दूसरे पार्ट ऑफ सर्किट पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये शिफ्टिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या है, आप इलेक्ट्रिकल कह सकते हैं डिसकंटिन्यूटी पैदा करते हैं इंस्टेंटेनियस, और उस वजह से क्या है, आर्क पैदा होता है, फ्लैश पैदा होता है। और उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे ऑयल इमर्ज्ड टैप चेंजर होता है। वो टैप चेंजर जो होता है ऑयल में इमर्ज होता है, डूबा रहता है। और इस वजह से ये इस तरह के जो टैप चेंजर होते हैं या इस तरह के ट्रांसफार्मर जो होते हैं थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं नॉर्मली ऑफ लोड टैप चेंजर ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन में, क्योंकि उसका डिज़ाइन थोड़ा अलग किस्म का करना पड़ता है और उसका मतलब पूरा जो टैप चेंजर का मैकेनिज़्म होता है वो थोड़ा अलग टाइप का होता है, काफ़ी एडवांस होता है, क्योंकि उसमें लोड पे ही उसको चेंज करना है, टैप चेंज करना है। लोड पे चेंज करेंगे तो फ्लैश क्रिएट होगा और उसको फ्लैश को क्वेंच करने के लिए प्रॉपर मीडियम नहीं रहेगा तो आपके टैप को या वाइंडिंग को डैमेज कर सकता है। तो ये बात हो गई। इसके बाद कुछ स्विचेज होते हैं जिनको बोलते हैं टैप चेंजर के अंदर जो स्विचेज होते हैं वो होते हैं CGR1, CGR2, CGR3। ये 3 स्विचेज होते हैं। और एक SMGR होता है। SMGR जो होता है सर्वो मोटर होता है। SMGR क्या होता है, सर्वो मोटर होता है। उस सर्वो मोटर की सहायता से ही हम टैप को बढ़ाते या घटाते हैं, टैप को चेंज करते हैं। तो सर्वो मोटर को टेक्निकली SMGR बोलते हैं। और एक ट्रांजिशन रेजिस्टेंस होता है RGR। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, ये टर्म एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है कि सर्किट इसका समझना ज़रूरी होता है। यहाँ पे हम सर्किट नहीं समझेंगे, सर्किट जब हम डिटेल में लोकोमोटिव पढ़ेंगे वहाँ पे समझेंगे। जो कन्वेंशनल की और 3 फेज लोको की सर्किट पढ़ेंगे तो वहाँ ये सब चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे कि इनका कनेक्शन कैसे रहता है, किसके किसके बीच में कौन सा इक्विपमेंट, कौन सा स्विच कनेक्ट रहता है। इसको लेकर पहले भी क्वेश्चन आया है एग्ज़ाम में, LDC के एग्ज़ाम में। तो इस चीज़ को जब पढ़ेंगे लोकोमोटिव तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे वो चीज़ें क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बस ये जान लेते हैं कि सर्वो मोटर होता है जो कि टैप को शिफ्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए काम में आता है। और स्विचेस जो हैं CGR1, CGR2, CGR3 है। और रेजिस्टेंस का जो नाम दिया गया है टेक्निकल RGR। ठीक है, फिर इसके बाद ट्रैक्शन मोटर की बात करते हैं। अगला इक्विपमेंट जो है वो ट्रैक्शन मोटर है। ट्रैक्शन मोटर क्या है, वो आपका जैसा बोगी का अरेंजमेंट है एक्सेल बोगी का, उस हिसाब से ट्रैक्शन मोटर रहेगा। अगर बोबो टाइप का बोगी है मीन्स कि एक
बोगी में 2 एक्सेल है और दोनों ही एक्सेल पे ट्रैक्शन मोटर लगे हुए हैं एक बोगी में, और दूसरे बोगी में भी 2 एक्सेल है और दोनों ही मोटर पे ट्रैक्शन मोटर लगे हुए हैं, मतलब 4 ट्रैक्शन मोटर लगे हुए हैं। तो चारों ट्रैक्शन मोटर को जो है, और यहाँ जब हम कन्वेंशनल की बात कर रहे हैं तो कन्वेंशनल के केस में डीसी सीरीज़ मोटर रहेगा, और डीसी सीरीज़ मोटर में भी अलग अलग टाइप के मोटर होंगे। यहाँ पे जो दे रखा है अलग अलग मोटर, उसमें टाउ दिया है, टाउ 659 और HS 152250, मतलब ये दोनों मोटर जो है वाइडली यूज किए जाते हैं। और इनका कैपेसिटी देखा जाए तो 585 किलोवाट और 630 किलोवाट का होता है। टाउ 659 जो है 585 किलोवाट और HS 15250A जो है 630 किलोवाट का होता है, जो कि मतलब 3 फेज़ के कंपैरिजन में काफ़ी कम पावरफुल का है ना, क्योंकि 3 फेज़ में हम देखते हैं कि 1150 किलोवाट का जो है यूज होता है, 1500 किलोवाट का यूज होता है। तो उसके कंपैरिजन में जो कन्वेंशनल लोकोमोटिव है वो कम, ओवरऑल कम पावरफुल हुआ करते थे, उनकी स्पीड कम हुआ करती थी, जो ट्रैक्टिव एफर्ट रहेगा वो कम रहेगा, क्योंकि मोटर की कैपेसिटी ही कम है। हाँ पंकज जी बताइए। WAG9 में 850 किलोवाट का होगा और P5 जो रहेगा ना उसमें 1150 रहेगा। हाँ 6FXA जो है वो WAP5 का है, इसका 1150 दिया है। 6FXA 7059 है, 1150 किलोवाट का है। और 6FRA 6068 जो है WAP7 और WAG9 दोनों में रहता है, और इसका रेटिंग जो है 850 किलोवाट है। गौतम जी बताइए। 850 है कि 830 है? 850 है। 6FRA 6068 जो है ना WAP7 में भी लगता है और WAG9 में भी लगता है, वो 850 किलोवाट का है। ओके। और 6FXA 7059 जो है वो WAG9 में लगता है, सॉरी WAP5 में लगता है, 1150 किलोवाट का। WAP5 में क्या है ना कि स्टेट ऑफ द आर्ट लोकोमोटिव बोलते हैं, बहुत सारे उसके फीचर्स जो है ना काफ़ी एडवांस है, मतलब बाकी के लोकोमोटिव के कंपैरिजन में WAP5 कई तरह से यूनिक है। इसके लिए उसको स्टेट ऑफ द आर्ट लोकोमोटिव बोलते हैं, चाहे स्पीड वाइज देख लीजिए, या फिर उसका होटल लोड कन्वर्टर देख लीजिए, या फिर मतलब उसके मतलब जो है उसका जैसे पावर जो ट्रांसफार्मर होता है उसका पावर भी ज़्यादा होता है, काफ़ी मतलब एडवांस होता है। हाँ शैलेंद्र जी आप कुछ बोल रहे हैं, बताइए। सर जो 585 जो बोल रहे हैं इसका पावर, वो टाउ मोटर का बता रहे हैं ना, मतलब वो। हाँ टाउ का जो दिया है ना वो 585 है, वो डीसी सीरीज मोटर जो टाउ 659 है ना, टाउ कन्वेंशनल में कई जगह यूज होता होगा, कहाँ कहाँ यूज होता है? मैंने 566 लिख के रखा है, वही मेरे को लगा कि मैं गलत लिखा है क्या, मतलब 585 दिया, और 630 जो दिया है HS का दिया, हिटाची HS हिटाची ही हो गया। हाँ HS 15 बाकी डाटा सब बराबर है सर। मैंने 586 लिख के रखा है, लेकिन किताब में दिया हुआ 585 दिया हुआ है। हाँ 585 ACTM को ही मतलब रामबाण मान के चलिए, ACTM में जो डेटा है वो बहुत स्टैटिक कह सकते हैं कि रहे। तो टाउ का दिया है 585 और HS 15250A का दिया है 630, और वहीं 6FXA 7059 का 1150 जो कि WAP5 में यूज होता है, और 6FRA 6068 का 850 जो कि WAP7 और WAG9 में यूज होता है।
और WAP5 में देखा जाए तो बोबो है, तो इसके लिए 4 ट्रैक्शन मोटर यूज होता है। 4 एक्सेल मतलब 4 ट्रैक्शन मोटर। और फिर भी इसका प्रत्येक ट्रैक्शन मोटर का पावर ज़्यादा होने की वजह से ओवरऑल जो है उसका रेटिंग जो है 5400 समथिंग हो जाता है। तो एक पावरफुल इंजन माना जाता है, पावरफुल लोकोमोटिव माना जाता है। हाँ राहुल, कुछ बोल रहे थे? ये सर मैं ये बोल रहा था, ये जो मोटर थी स्क्विरल केज रहती ना सर, स्क्विरल केज। हाँ, 3 फेज में जो यूज होता है स्क्वायरल केज एसिंक्रोनियस मोटर बोलते हैं, 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। राइट सर। और फिर इसके बाद दूसरा जो ये मोटर की हम बात कर रहे हैं 1150 किलोवाट और फिर 850 किलोवाट, इस रेंज के मोटर को भी मतलब बनाने के पीछे ये है स्टोरी कि ये बनाना पॉसिबल तभी हो पाया जब इंसुलेशन क्लास में एडवांसमेंट आया। मतलब हाईली एडवांस इंसुलेशन मटेरियल जो है मतलब डेवलप हुआ, मतलब इंसुलेशन की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, इसके बाद ही ये पॉसिबल हो पाया। क्योंकि ट्रैक्शन मोटर या जो भी रनिंग मशीनरी है उसके लिए मतलब ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन में एडवांस इंसुलेशन चाहिए होता है। तो जो एच क्लास, एफ क्लास, ये सब जो एफ क्लास जो इंसुलेशन स्कीम है और एच क्लास है, ये सब की वजह से ही मतलब ये पॉसिबल हो पाया, इतने एडवांस मतलब ट्रैक्शन मोटर हाई कैपेसिटी के। तो यहाँ तक और कुछ चीज़ें ऐड करना है किसी को इसमें तो वेलकम है उनका जो अभी तक। हाँ झूमर जी बताइए। वो वाला सर अब बोले CGR 123 स्विच और फिर कॉन्ट्रैक्टर है, क्या टाइप का कॉन्ट्रैक्टर है? हाँ कॉन्ट्रैक्टर, ये स्विच ही दिया, कॉन्ट्रैक्टर भी एक तरह से कह सकते हैं, स्विच ही है। कॉन्ट्रैक्टर मतलब एक तरह से सर्किट को कंप्लीट करने वाला इक्विपमेंट, तो उसको इसमें टेक्निकली स्विच ही बोल रहा है। ये इसका लैंग्वेज देखिए क्या है। लोड करंट इज ब्रोकन बाय लोड स्विचेस नोन एज CGR1, CGR2 एंड CGR3। लोड स्विच जो है मतलब करंट, लोड करंट जो है वो मतलब ब्रेक किया जाता है लोड स्विचेस के द्वारा, जिसका नाम बता रहे हैं CGR1, CGR2 और CGR3। टैप चेंजर सर्किट जो है नॉलेज गेन में जो है वीडियो, उसमें बहुत अच्छे से समझ में आता है। वहाँ से चाहे तो इंटरेस्ट हो तो क्लियर कर सकते हैं, बाकी ज़्यादातर लोगों को तो पता होगा यहाँ पे। हाँ पंकज जी बताइए। CGR कैम कॉन्ट्रैक्टर जो रहता है सर ST कंपार्टमेंट 2 नंबर में, ये बीच में हमारा सर्किट को ब्रेक करना और मेक करना, यही काम है। हाँ एक छोटी सी फंडा यही है बस। इसमें जो TFWR जो सर्किट आ रहा है मेन ट्रांसफार्मर का, और TFP को जोड़ने का काम CGR करता है। अच्छा। हाँ मतलब एक तरह से टैप चेंजर सर्किट में ही ये लगा रहता है ना। हाँ हाँ, एक सर्किट में ही है, लेकिन वो CGR वो दोनों के बीच में TFWR से जो सर्किट आ रही है वो CGR 1 2 3 और इवन नंबर आगे पढ़ेंगे कि कब CGR1 जो आएगा, CGR3 आएगा, बीच में CGR2 आ रहा है। अब परमानेंट CGR1 और 3 के बीच में RPG आ रहा है, वो 2 और 3 के बीच में RG आ रहा है, वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन मेन काम TFWR और TFP के बीच में कॉन्टेक्ट बनाने का काम CGR करता है। राजू जी क्या सही बोल रहे हैं? राजू जी जुड़े हैं? हाँ राजीव जी हाँ जुड़े हैं।
ठीक ठीक। कैसा बताइए, कुछ बताइए अपना सीजीआर और टैप चेंजर के बारे में। टैप चेंजर सर्किट को आप बताइए, पूरा डिटेल में बताइए। अभी सर ड्यूटी पे है हम। अच्छा अच्छा। वही है जो बता रहे हैं, वो इसमें ने उसके सप्लाई, हालांकि WR के सप्लाई की जो हाँ मेन एक वाइंडिंग हमारा जो होता है हाँ मोटर के लिए TFT में, हाँ तो उसको सप्लाई को देने के लिए CGR 1 2 3 है, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट सप्लाई है उसको हम सीधे दे नहीं सकते हैं। जो टैप चेंज करके लाते हैं, CGR 1 2 3 एक कंटेक्टर ही है। जब एक नाच लेते हैं, 2 नाच लेते हैं, 3 नाच लेते हैं, तो एक एक करके वो बारी बारी से पिकअप होकर सप्लाई को आगे बढ़ाता है। बराबर बराबर। कॉन्टैक्ट बनता है मतलब ऑड नोच पे, इवन नोच पे, ये मतलब अलग अलग कॉन्टैक्टर दिया गया है कि ऑड नोच पे ये कॉन्टैक्टर जुड़ेगा और इवन नोच पे ये जुड़ेगा, इस तरह से। जी 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 राइट। राजू जी, कुछ आप समय जब आपके पास रहे तो कम से कम 2-4-5 सर्किट हैं, सर लोग हैं, नया राहुल जी जुड़े हैं। हाँ। तो ट्रैक्शन सर्किट, पावर सर्किट वगैरह इसका थोड़ा सा डील कर दीजिएगा श्रीमान, हम लोग हेल्प में रहेंगे। ठीक 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 बिल्कुल। ठीक है ना। आज जब भी फ्री है मतलब पावर सर्किट इसको बता देंगे। हाँ, ट्रैक्शन है, ऑक्सिलरी है, जो भी मतलब आप जो भी सर्किट हो, हाँ नहीं उनको डील कीजिएगा ना। और जो चीज बताइएगा ना, उसको पहले उसका एक PDF भेज दीजिएगा कि इसको पढ़ लीजिए आप लोग, और आप हम लोग को उसको डील कर लेंगे। उसका टर्न जब भी आएगा ना, वो सिलेबस जब भी उसका टर्न आएगा, टर्न वाइज पढ़ेंगे, हर एक चीज़ मिक्स करके नहीं पढ़ेंगे। उसका जब भी टर्न आएगा ना, तो उसके जो स्पेशलिस्ट जो रहेंगे ना, वही उस चीज़ को डील करेंगे। मैं यही चाहता हूँ, उसके प्रॉपर स्पेशलिस्ट जो रहेंगे वो चीज़ को डील करेंगे तो बेहतर रहेगा। क्योंकि जैसे अभी ACTM का सर, ये जो 3 नंबर पे चल रहा है सर, हाँ। इसमें आपके बहुत अभी नेक्स्ट चैप्टर भी लोगों से संबंधित है, तो थोड़ा थोड़ा अभी से समझ लेना ज्यादा बेहतर है। हाँ। और जो DC लिंक, इसमें काफ़ी डिटेल्स में चीज़ें नहीं दिया है, ब्रीफ में ही है, तो यहाँ तक चलेगा। लेकिन जो कोर सब्जेक्ट आएगा जहाँ पे आपका मतलब सारी चीज़ें मैनुअल रहेगा, मैनुअल वाला TSD जो पढ़ेंगे, TSD से भी पढ़ेंगे एक बार, तो वहाँ पे थोड़ा डीप में जाके पढ़ना समझना पड़ेगा हर एक सर्किट को। तो उसके लिए जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो बेटर डील कर सकते हैं, तो उस समय उनको अच्छे से मौका मिलेगा और वो चीज़ें बताएंगे तो सबके लिए बेहतर रहेगा जब उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आएंगे। तो अभी यहाँ क्या है, ACTM में ब्रीफ में इसको दिया, वॉल्यूम 1 में हर एक चीज़ जो है ना इंट्रोडक्टरी टाइप का दिया है। TRD के भी जो 2 चैप्टर थे देखें ऊपर में, तो उसमें बहुत ज़्यादा डेटा और डिटेल्स नहीं दिया है। लेकिन जहाँ जैसे क्वेश्चन मतलब इतना देखने से ये पता चला कि क्वेश्चन यहीं से मतलब पिक किए जा सकते हैं और पिक किए गए हैं। अभी तक 2-3 चैप्टर पढ़े हैं, उसी में से मतलब पता चल पा रहा है कि इसमें से क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, इसमें से क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, इसको थ्योरी जो है आज के लिए यहीं तक रखते हैं, कल इसी को कंटिन्यू करेंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर अभी कर लेते हैं। हाँ शैलेंद्र जी बताइए। हाँ सर, कुछ क्वेश्चन है GK GS का मैं तैयार किया था, 10-12 क्वेश्चन कर दूंगा फटाफट। हाँ, मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, इसके बाद आपका नंबर आएगा। GK GS सिलेबस था मैं सर बैठा कर लिया मैं बोला था कि नहीं, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसके बाद आप GK GS पूछ लीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, A9 के E70 लोको में A9 के कितने पोजीशन होते हैं? हाँ शैलेंद्र जी बताएंगे। टोटल 6 होते हैं सर। E70 युक्त लोको में IG38 की का पोजीशन कैसा होता है और इसका लोकेशन क्या होता है?
हाँ, रामू जी बताएंगे। रामू जी बताएंगे। और इसका लोकेशन क्या होता है, कहाँ होता है? राइट। और वही नॉस ब्रेक लोको की बात करी जाए तो उसमें IG-38 का पोजीशन कैसा होता है? हाँ, झूमर जी बताएंगे। सर बाटेकर होता है, सर बाटेकर। राइट। जो Q-36 कन्वेंशनल लोको में होता है उसका क्या फंक्शन होता है? Q-36 इन कन्वेंशनल लोको कोई एक्चुअली ऐसा रिले तो नहीं है? Q-30 सॉरी Q-30 है। Q-30 किसके लिए इस्तेमाल होता है? गौतम जी बताएंगे। ये सर लो और लो वोल्टेज के लिए सर, जब भी लो और लो वोल्टेज होगा उस समय डीजी को ट्रिप कराने के लिए। राइट, नो वोल्टेज और लो वोल्टेज के केस में Q-30 एक्शन में आता है। वही इसके सिमिलर 3 फेज लोको में बात किया जाए तो वो कौन सा रिले होता है 3 फेज लोको में? हाँ, पंकज जी बताएंगे। MBR 86 होगा। राइट, MBR 86 और Q-30 में जो है बेसिक डिफरेंस फंक्शनली देखा जाए तो बेसिक डिफरेंस क्या है? हाँ, गौतम जी बताएंगे। सर एमबीआर 86 जो है वो कूलिंग मोड में सर्विस में आता है। Q-30 जो है वो अपने में किया। शैलेंद्र जी बताएंगे। सर मतलब किस सेंस से पूछना चाह रहे हो, मतलब जैसे वोल्टेज जैसे हो गया ना कि MBR 86 जो है और Q-30 आप देखे होंगे कि नो वोल्टेज लो वोल्टेज, अगर हायर वोल्टेज हो जाए तो फिर Q-30 का कोई रोल रहता है क्या? नहीं रहता है। तो MBR 86 जो होता है लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज, मतलब दोनों रेंज के वोल्टेज को सेंस करके और एक्ट करता है। लो वोल्टेज की कंडीशन में भी और हाई वोल्टेज की कंडीशन में भी MBR 86 रोल में आता है। QLM के सिमिलर, मतलब QLM के जैसा 3 फेज लोकोमोटिव में कौन सा रिले है? QLM अगर कन्वेंशनल लोकोमोटिव हो गया तो इसके जैसा कौन सा रिले 3 फेज लोकोमोटिव में रहेगा और उसका लोकेशन क्या रहेगा? राजू जी बताएंगे। OCR 78 SB1 पैनल। राइट, OCR 78 रहेगा, ओवर करंट रिले 78, और वो ट्रांसफार्मर का मेन प्रोटेक्शन रिले है और SB1 में है उसका। SB1 जो मेन क्यूबिकल है उसमें है। जो हार्मोनिक फिल्टर का कैपेसिटर और कॉन्टेक्टर होता है वो कहाँ पे पाया जाता है? हाँ, शैलेंद्र जी बताएंगे। सर वो मशीन रूम में रहता है, बाकी रेजिस्टर तो उसका छत पे होता है। उसका पर्टिकुलर कुछ नाम है, रामू जी बताएंगे। बोल सकते हैं उसको। रामू जी बताएंगे। सर उसी का हार्मोनिक फिल्टर का क्यूबिकल में रहता है अंदर। गौतम जी बताएंगे। सर FB बॉक्स में हाँ, उसका पर्टिकुलर नाम, बॉक्स। हाँ FB बॉक्स उसको बोलते हैं, FB बॉक्स में रहता है। WAG-9H का टोटल दोनों लोगों में अलग अलग हो जाता है।
अच्छा हेलो सर, अच्छा जब नॉर ब्रेक्स रहेगा तो एफसी रहेगा और E70 रहेगा तो एफबी रहेगा। राइट इसको राइट भी जान लेना जरूरी है, एफसी और एफबी दोनों में नाम चेंज हो जाता है। अच्छा मतलब E70 में एफ इसका बी। फुल फॉर्म क्या बताया? E70 में एफबी बोलते हैं और नॉर ब्रेक में एफसी बोलते हैं। अच्छा नॉर्थ बेस में नॉर्थ ब्रेम्से इसका में फुल फॉर्म क्या हुआ? एफ का मतलब फिल्टर होता है ना, तो फिल्टर फिल्टर बॉक्स बॉक्स फिल्टर। एफबी, फिल्टर एक कंटेनर बोलता है एफसी। वो कोई बहुत अच्छा बड़ा अच्छा फुल अच्छा। फॉर्म नहीं है। हाँ हाँ राइट राइट राइट। तो जो उसके कटआउट काट होते हैं वहां पे लिखा रहता है एफबी और एफसी। राइट। बॉक्स तो एफबी बॉक्स ही। तो राजू जी, नॉर ब्रेक में एफसी ही बोलते हैं ना उसको? नहीं, वो दोनों का मतलब एक ही होता है। वो जो लेकिन टीएचडी में कहता है ना, पढ़िएगा तो एफबी और एफसी डिनोट कर देता है नॉर ब्रेक और E70 को। अरे तो आपका उस पे बॉक्स पे एफबी बॉक्स ही लिखा रहता है या तो लिखा रहता है एचपी कैपेसिटर, हाई वोल्टेज कैपेसिटर। जो हार्मोनिक फिल्टर यहाँ वो उसका बॉक्स है उसके एफबी बॉक्स है, या नहीं तो लिखा रहता है एचडी कैपेसिटर। और जो आपका न्यूमेटिक पैनल पर उस कंडक्टर के जो न्यूमेटिक कंडक्टर है उसको पिकअप कराने के लिए जो प्रेशर जाता है उसके जो काट लगे हैं उसमें दोनों में अंतर लिखा रहता है। और अगर E70 ब्रेक जो होता है तो उसके साइडों में रहता है, उसके लिखा रहता है एफबी। राइट और आपका जो नंबर ब्रेक है उसका काट सीधे न्यूमेटिक पैनल के सामने दिखेगा, उसके लिखा रहता है TC1 TC2 और एफसी लिखा रहता है, हार्मोनिक कंडक्टर का काट। हाँ राइट। दोनों दोनों इसी कारण से डिनोट करा देता है एफबी और एफसी से। राइट राइट। तो ठीक है, काफ़ी चीज़ें क्लियर हुआ। मतलब कुछ इस तरह का इतना क्लोज मैटर रहे कि एफ बी और एफ सी का दिया रहे तो E70 में एफ बी को चुनेंगे और नॉर्थ ब्रेम्से वाले में एफ सी को चुनेंगे। ठीक है। अगर हार्मोनिक फ़िल्टर में कुछ फॉल्ट आ जाए या हार्मोनिक फ़िल्टर में कुछ फेलियर आ जाए तो कौन से कन्वर्टर को हम आइसोलेट करके नॉर्मल स्पीड मेंटेन कर सकते हैं अगर लोड हमारा नॉर्मल है तो? क्वेश्चन को समझिए, मल्टीपल क्वेश्चन है इसमें कि हार्मोनिक फ़िल्टर में कुछ फेलियर आ जाए और उसको बाईपास करना है तो कौन से कन्वर्टर को बाईपास करेंगे और क्यों? और ऐसा करने के बाद हम नॉर्मल स्पीड से चल पाएंगे नॉर्मल लोड अगर रहता है तो? हाँ झूमर जी बताएंगे। वन को सर हम्म। वन का स्प्लिट करेंगे। हाँ ट्रैक्शन कन्वर्टर नंबर 1 को, ऐसा ट्रैक्शन कन्वर्टर 1 जैसे हार्मोनिक फ़िल्टर में कुछ फेलियर है तो ट्रैक्शन कन्वर्टर 1 को ही क्यों बाईपास करते हैं? ट्रैक्शन कन्वर्टर 1 को ही बाईपास क्यों करना पड़ता है? बताइए राजू जी। सर उसका जो मॉनिटरिंग होता है तो बोगी 1 से SR1 से दिया गया है। राइट। उसका कनेक्शन जो रहता है मतलब हार्मोनिक फ़िल्टर जैसे है एक ही है तो हार्मोनिक फ़िल्टर या तो कन्वर्टर 1 में लगा रहेगा, ट्रैक्शन कन्वर्टर 1 में या ट्रैक्शन कन्वर्टर 2 में। नहीं मैं बता रहा हूँ तो ये मतलब, लेकिन कनेक्शन जो रहता है लोकोमोटिव के अंदर ट्रैक्शन कन्वर्टर 1 से ही उसका रहता है तो बाय डिफ़ॉल्ट उससे रहता है। तो अगर फेलियर हार्मोनिक फ़िल्टर में है तो हमें ट्रैक्शन कन्वर्टर नंबर 1 ही आइसोलेट करना पड़ेगा और उसको आइसोलेट करके अगर नॉर्मल स्पीड से गाड़ी तभी चला पाएंगे जब पैसेंजर लोड हो या फिर गुड्स लोड भी हो तो एम्प्टी हो या वैसा लोड हो जो खींचा जा सके। तो ये रीज़न है। हाँ इस चीज़ को अगर करेक्ट करना चाहें। सर दो नंबर को आइसोलेट करने से नॉर्मल स्पीड होगा कि नहीं सर? नहीं होगा ना, 2 नंबर को नॉर्मल करने से गाड़ी हम चला ही नहीं सकते हैं ना, क्योंकि फेलियर आपका रेक्टिफाई नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि वो सर्किटरी जो है हार्मोनिक फ़िल्टर की ट्रैक्शन कन्वर्टर 1 से जुड़ी हुई है
और जब तक बोगी नंबर 1 को आइसोलेट नहीं करेंगे तो आपका लोकोमोटिव रन करा नहीं सकते, उसको फेल कर देना पड़ेगा, क्योंकि फॉल्ट तो सस्टेन रहेगा। अगर फॉल्ट को हटाना चाहते हैं, मतलब सर्किट को अटेंड करना पड़ेगा ना एक तरह से, तो बोगी नंबर 1 जिससे कि हार्मोनिक तो सर 40 एमपीएच में चेक कर सकते ना सर? तो नॉर्मल स्पीड नहीं होने से भी सर 40 एमपीएच तो जाएगा। हाँ 40 kmph पे तो जाता ही है ना, 40 kmph पे जाता है, लेकिन नॉर्मल स्पीड से अगर जाना चाहते हैं तो उसको बाईपास करना पड़ेगा। सर एक चीज बताइए कि हार्मोनिक फिल्टर जो लगा हुआ है, हाँ तो उसको टेक्स्ट तो वो जो जिस साइड लगा हुआ है मतलब वो टीएमबी वन के पीछे लगा हुआ है, उसी साइड में टेक्स्ट कन्वर्टर 2 है, और उसका करेक्शन अपोजिट साइड वाला कैसे में कैसे किया हुआ है? जब एक टेक्स्ट कन्वर्टर 1 तो वो अपोजिट साइड में है, दूसरे साइड में है वो, ये चीज समझ में नहीं आ रहा, बताइए। उससे मतलब लोकेशन से मतलब नहीं है, लेकिन ये टेक्स्ट में दिया हुआ है कि ट्रैक्शन कन्वर्टर 1 से जो है हार्मोनिक फिल्टर अटैच है, कनेक्टेड है इलेक्ट्रिकली, और किसी भी तरह का फॉल्ट आता है हार्मोनिक फिल्टर में तो वो अफेक्ट करेगा ट्रैक्शन कन्वर्टर नंबर 1 को, तो हम उसको फर्दर इस्तेमाल करेंगे तो वो फेलियर मेजर हो जाएगा। इसके लिए आपको बाईपास करना पड़ेगा ट्रैक्शन कन्वर्टर नंबर 1 को। हमारा एग्जाम में आया था, इस बार ये लगे एग्जाम पूछा था ये क्वेश्चन। इसको एक क्वेश्चन है राजू जी, थोड़ा क्लैरिफाई कीजिएगा। राजू जी थोड़ा और इस चीज़ को इलेबोरेट करेंगे। नहीं, और एक क्वेश्चन है राजू जी का दिया है, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा।